देखना जरा क्वेश्चन। उसने कहा एक ट्रेपीजियम है ऐसा, जिसमें ये साइड 10 है, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, और देखो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, इसको x और x मान लिया हमने। सही है, ये 90 डिग्री है, बीच में स्क्वायर बनेगा। अब देखो जरा, उसने कहा है द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एरिया की बात करनी है सबसे पहले, है ना। तो एरिया निकलेगा कैसे, पहले ये बताओ इसका। Sum of हाफ इंटू parallel सम ऑफ sides by पैरेलल 2 साइड्स into इंटू h. डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट। ये एरिया होता है हमारे पास। सही है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड 10 है और एक 10+2x है, ऐसा ही बन रहा है। ये 10+2, ये वाली जो साइड है, ये कितनी साइड है हमारे पास, 10+2x, और ये वाली साइड 10 है हमारे पास। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 10+10 इंटू, इसको ले लेता हूँ h मान लो, इंटू h। ये बना एरिया भाई। अब इसको देखो अगर ध्यान से, तो ये 20 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 10+x आ जाएगा इंटू h आ जाएगा। सही है भाई नमन। अब यहाँ पे h और x दो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, मुझे क्या करना है, h को इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर देना है। तो अगर इसमें पाइथागोरस लगा, इस ट्रायंगल में देख ध्यान से, The तो मैं क्या, root of एच h स्क्वायर square plus प्लस x एक्स square. स्क्वायर इक्वल्स टू 100 लिख सकता हूँ। एच Yes, sir. स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यही आई। इस वैल्यू को यहाँ उठा के पटक दे, तो ये बना 10+x इंटू रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एरिया है। सही है। Yes, sir. ये तो हो अब गया था सर, सेकंड डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आई थी बस थोड़ी। तो डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम आ रही है क्या तुझे? नहीं, सेकंड डेरिवेटिव में जैसे हो भी गया था पर आंसर सही नहीं आया था थोड़ा। तो यार फिर तो यार कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए तूने मेरे से इतनी मेहनत कराई है यार, बड़ा व्हील है तो जिंदगी से। वो एक तो बड़ा था लगा। तुम यहाँ आके दो काम कर सकते हो, एक तो इसी का डेरिवेटिव ले लो, या फिर मैंने क्लास में तुम्हें याद हो एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ही जगह ए स्क्वायर को, याद आ रहा है, एक ही जगह ए स्क्वायर को कर दो, ऐसा बनेगा। या तो ऐसा कुछ कर लो कि एक ही जगह ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दो। अब देखो इससे रूट हट गई है ना, तुम्हें याद है डिस्टेंस की यस जगह सर। डिस्टेंस के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करा था, याद हो तो, ताकि रूट वूट का पंगा ना पड़े। जैसे इसने यस सर। बुक में शायद इसको लेके चला है और इसको सॉल्व करा हुआ है। सही कह रहा हूँ। यस सर। तुम चाहो तो ये रूट हटाने, क्योंकि रूट से डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको हटाने के लिए ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दो, क्योंकि जब ए मैक्सिमम होगा तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या कहते हो। यस सर। तो यहां से डिफरेंशिएशन शुरू कर दो, इसको मान लो बी मान लो, या फिर हाँ बी मान लो फिलहाल ए स्क्वायर को। तो तुम डी बी बाई डी एक्स को 0 और डी टू बी बाई डी एक्स टू को नेगेटिव, इससे करोगे शायद रूट से आसान पड़े, बाकी इसने इससे तो कर ही रखा है, और प्रोसेस यही है। कैलकुलेशन मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे। कोई कंसेप्चुअल डाउट किसी को और? नमन, नो सर, आ गया। इससे करके देख लियो, रूट हट गया ना तो हो सकता है तेरी कैलकुलेशन सही हो जाए। यस सर, अब तो इसको 100 को 10 का स्क्वायर करके आगे भी खोल लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो 10+x 10-x करके यहाँ पे क्यूब बना लियो उसको। यस सर, फिर इसका वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना इनमें, पहले अलग अलग करके फिर उनमें प्रोडक्ट रूल। चलो अगला क्या था, 30
अगला कौन सा था भाई? अगला कौन सा था? 38 था शायद। 38 था। चलो आ जाओ। थर्टी एट में उसने क्या कहा है? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area can be inscribed in the given cone as half that of the cone. कोन के अंदर उसने कहा ये कोन है हमारे पास, कोन के अंदर उसने कहा एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है, कोन के अंदर एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर देते हैं ऐसा कुछ। और हमें प्रूव करना है कि जो रेडियस होगा हमारे पास, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो हाफ कोन के होगा, सच दैट इट्स ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है, किसके? सिलेंडर के ना, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो इसको, ये तो वेरिएबल है, अभी सिलेंडर कितना भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसको मान लो तुम x मान लो या तो r मान लो, छोटा r, x मानो r, बोलो। कौन फिक्स है? कैपिटल R। इसकी जो हाइट है इसको स्मॉल h, कोन की जो हाइट है इसको कैपिटल H, इसको भी इसको छोटा भी r। स्मॉल आर मान लो। हाँ मान लिया, सही है भाई। अब देखो ध्यान से, ये बना, तो अब वो मुझे क्या कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होता है सिलेंडर के? कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होता है बताओगे? बताओगे? कर्व सरफेस एरिया पता है तुम्हें सिलेंडर का? 2 पाई आर एच होता है क्या? बिल्कुल सही, 2 पाई आर एच होता है। अब आर और एच में एक रिलेशन निकाल लूं, अगर काम बन जाएगा, यस और नो? आर और एच में एक रिलेशन आ जाए तो काम बन जाएगा। अब आर और एच का रिलेशन देखना तुम, मुझे बताओ ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है तुम्हें किस ट्रायंगल, और एक बड़े वाला ट्रायंगल है यहाँ पे, दोनों सिमिलर होंगे, यस और नो? यस सर। होंगे। इनको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी ई। तो मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई आर सिमिलर, सही है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ? दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बन गया ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू बी सी बाय डीई। देखना सही लिखा भाई, ए बी बाय ए डी इज बी सी बाय डी। ए बी कितना है? h माइनस एच, ए डी कैपिटल एच, कैपिटल एच, बी सी कैपिटल स्मॉल आर। आर बी सी, हाँ यस। और डीई कैपिटल आर। सही बात है। तो मैं क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ यस और नो? यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल h की वैल्यू निकाल सकते हो, यस और नो? यस सर। और जो भी वो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो एरिया बन रहा है, कर्व सरफेस एरिया जो आ रहा है हमारे पास, वो एज अ फंक्शन ऑफ आर बनेगा। देखो उसमें 2 दिखेगा, पाई दिखेगा, आर दिखेगा, और ये जो h हम यहाँ से निकाल के लाएंगे वो भी आर की टर्म्स में आ जाएगा, स्मॉल आर की टर्म्स में, क्योंकि कैपिटल एच और कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट। कैपिटल एच कैपिटल आर ये दोनों क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि कौन तो बाहर पड़ा ही है। स्मॉल आर और स्मॉल एच वेरिएबल है, एच जो वेरिएबल था उसको आर की टर्म्स में यहां से पटक दिया जब हमने वैल्यू निकाली होगी। अब ये पूरा फंक्शन आर में दिखाई देगा, मानते हो यस और नो?
ये वैल्यू निकाल के सर दिखाऊं? जहाँ पे भी कैपिटल एच और कैपिटल आर होगा उसको हम 0 कर देंगे, जीरो कांस्टेंट है क्यों तो। करेंगे? फिर क्या होगा जब मान लो अब जैसे जैसे ये कैपिटल 2 कांस्टेंट लिखा हुआ है तेरे सामने, तो इसको तू 0 कर देता है? ना, नहीं ना। तो वैसे ही जैसे कांस्टेंट को ट्रीट करता है वैसे ही इसको 5 की तरह, इसको 6 की तरह, 7 8 की तरह, जैसे भी उनका मानो एच और आर कांस्टेंट की तरह। हाँ, कहीं उसका डेरिवेटिव लेना पड़ गया तो 0। अगर डेरिवेटिव उसको मल्टी मान लो तुझे का किसी ने h इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले, तो तू क्या कहेगा? 2hx कह देगा। फिर समझ इनकी गया? वैल्यू तो नहीं दे रखी, क्या चीज? इनकी वैल्यू तो नहीं दे रखी कैपिटल एच और आर की। नहीं चाहिए ही नहीं वैल्यू। दोनों रेडियस में तुझे स्मॉल आर, तुझे क्या प्रूव करना है? स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय 2, बस इतना प्रूव करना है तुझे। कोई वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है। अच्छा ओके ये ठीक है है, टू प्रूव। पढ़ एक बार क्वेश्चन, पढ़ ले दोबारा भले क्वेश्चन तो इसको। पढ़ा था। हाँ, तो जब डेरिवेटिव को 0 रखेगा ना, तो तेरी एक ब्रैकेट ऐसी बननी चाहिए, मतलब दिस इनटू समथिंग इक्वल्स टू 0। इस वाली ब्रैकेट को 0 करके ऐसा कुछ कहेगा सॉल्यूशन में। तुझे कोई वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है। हाँ, अगर उसने वैल्यू निकलवानी होती दे देता है एच और आर की वैल्यू। बस क्या करा है, सिमिलर ट्रायंगल से हमने, हमें हमेशा यही करना है, जो भी चीज पूछी है वो लिख दिया, उसमें 2 वेरिएबल होंगे स्मॉल में, आर और एच मान लो। अगर वो हाइट का रिलेशन यहाँ पूछता तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देता, फंक्शन ऑफ एच बना लेता। अभी एच की वैल्यू डाली है, ये फंक्शन ऑफ आर बन गया। ऐसे चलना। कोई डाउट किसी को भाई? नो सर। सही है। 41 से आगे 51 तक, 41 से 51 तक भाई। सर मेरा रह गया 35। 41 से 51 तक कोई है भाई दावेदार? सर बोले? इग्नोर कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरे को तेरी भाई, सच कह रहा हूँ। अरे बताओ। अरे आवाज ही नहीं आ रही, कैसे बताऊं? अरे 35 जल्दी करा दो। भाई 41 से 51 वाला कोई नहीं है, मैं चलूं? सर देख 46 बता दो। कौन सा? 46। 46 निकाल लो भाई। आदित्य की आवाज नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है क्या? देख किसी को उनको भी नहीं आ आपको भी नहीं आ रही बस। किसी को नहीं आ रही है। देख किसी को नहीं आ रही, सारे तो कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। नहीं मेरे आदित्य को आ रही है आदित्य की आवाज। देखा तो भाई बता। नहीं रहा है भाई को। तो हमें तो तेरी भी नहीं आ रही ना, ये दिक्कत है अब। जिसको सर कुछ आदित्य की बोल आवाज रहे थे, आएगी, आपकी आवाज से नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। हाँ तो तू लीव कर देना मीटिंग। मैं रिमूव कर देता हूँ, तेरे लिए आसान कर दूं काम। चलो क्वेश्चन नंबर बढ़िया सर, 46। आवाज आप। अरे आदित्य ने सब कर रखा है, वो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कराने के लिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन कर दो, वो क्वेश्चन समझो तुम उसके इंटेंशन। उसको सब आता है, पागल ना क्या रहा तुम। बातें करते हो सर। 46 वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, और -2 पाई से कह रहा है कि 2 पाई तक होगा। इंक्लूड करा है? हाँ करा है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। जो कि पैरेलल होंगे x प्लस 2y इक्वल टू 0। चल भाई नमन, इस लाइन के स्लोप बता जल्दी से, बिना कुछ और बोले। इस लाइन की स्लोप x प्लस 2y इक्वल टू 0। स्लोप बतानी है, स्लोप। -1/2 शायद। नमन है क्या नाम? यस सर, क्या कह रहे थे? मैं इस लाइन की स्लोप पूछ रहा था। ये x प्लस 2y इक्वल टू 0 वाले की हाँ, -1/2 कैसे निकालते हैं? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ अरे याद है लड़के को, बढ़िया। स्लोप हो गया हमारे पास -1/2। तो इसका मतलब स्लोप का मतलब क्या है? dy/dx। तो उसने मुझे कह दिया dy/dx की वैल्यू कितनी है? -1/2। देखें dy/dx निकाल के यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y को अलग तो कर नहीं पाऊंगा, सीधे डेरिवेटिव ले लेता हूँ। dy/dx इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। sin x प्लस y फिर x अरे प्लस y अरे का अरे अरे, जब बोलने को कहा जाए सिर्फ तभी। इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव y क्या होगा? 1 प्लस dy/। dx। पहले ये देख लो, डेरिवेटिव क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं चाहता हूँ कि dy/dx की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? -1/2। लेकिन ये जो dy/dx है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पे होगा। सही कह रहा हूँ?
तो dy बाई dx को डाल देता हूँ -1/2, तो आया -1/2 एज माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा डालना है वैसे तो रिपीट करना 1 सर। माइनस 1/2 dy बाई dx की वैल्यू दी हुई है ना, अच्छा सब्स्टिट्यूट कर दी, ये दी हुई थी ऊपर, ठीक है। सही है। सही। यहाँ से रिलेशन बना साइन ऑफ x प्लस वाई, देखो ये बनेगा हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन ऑफ x प्लस वाई 1 के बराबर। देखना सही कह रहा हूँ मैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, लेकिन है अल्फा बीटा पे, तो साइन ऑफ एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए 1 के बराबर। ये एक रिलेशन बना अल्फा बीटा में। दूसरा रिलेशन यहाँ बीटा हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा या नहीं, बोलो? यस सर। इक्वेशन में सेटिस्फाई कराऊंगा अल्फा बीटा को। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 है, सोच के बताना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है, मतलब साइन थीटा तुम्हारे पास 1 है, तो कॉस थीटा क्या वैल्यू लेगा, तुम्हें ये बताना। साइन थीटा अगर 1 है तो 0 कॉस थीटा क्या वैल्यू लेगा, तुम्हें ये बताना। देखो साइन थीटा 1 0 तो तुमने लेगा। निकाला ही है ना, अल्फा तो प्लस लेगा? बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 नहीं होगा, 0 हो सकता है, पाई वो पाई बाय 2 हो सकता है, 0 क्यों होगा? पाई बाय 2 होगा ना, पाई बाय 2 और फिर 5 ऐसे पाई बाय 2 ऐसे चल सकता है ना। साइन 0 पे 0 होता है और कोस 0 पे 1 होता है, तो ऐसे नहीं होगा सर उल्टा? तो साइन थीटा 1 आया ना तेरा, हाँ तो साइन cos थीटा, 0 आएगा। हाँ तो वो कह रहा है थीटा 0 होगा ना। ये अच्छा मतलब कोस थीटा 0 होगा। हाँ अब ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को भाई? नो सर। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं यहाँ से इन दोनों, इसको मान लो 1 दे रहा हूँ और इसको मान लो 2 दे रहा हूँ, डिवाइड कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से मेरे पास आया था अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 बीटा हमारे पास 0 आ गया या नहीं, बोलो? Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, याद करो। कहाँ से कहाँ तक बनाना है ग्राफ? -2 पाई से लेके 2 पाई तक का ग्राफ बनाया। साइन थीटा 1 कब कब हो रहा है? पाई बाय 2 पे और -3 पाई बाय 2 पे। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है पाई बाय 2 और -3 पाई बाय 2। इसमें कोई डाउट किसी को? नो हालांकि सर। दोनों ही केसेस में बीटा 0 आएगा, जब पाई बाय 2 डालोगे तब भी, -3 पाई बाय 2 डालोगे तब भी, कॉस हमेशा 0 वैल्यू देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। सही बात है? यस सर। तो अगर बीटा 0 आ गया मेरे पास, तो अल्फा कितना आया? यहाँ से देखो, अल्फा प्लस बीटा लिखा था, एक बार अल्फा की वैल्यू आई पाई बाय 2 और एक बार अल्फा की वैल्यू आई -3 पाई बाय 2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो हम निकाल के ही बैठे थे। इसका मतलब जो पॉइंट है वो बना पाई बाय 2 कॉमा 0, अल्फा कॉमा बीटा, और -3 पाई बाय 2 कॉमा 0। ये 2 पॉइंट्स ऐसे आए। अब मुझे पॉइंट पता है, स्लोप तो पता ही है, क्वेश्चन में ही गिवन थी -1/2। क्या कहते हो? पॉइंट ठीक है। पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख पाऊंगा? 2 आंसर आएंगे मेरे, एक यहाँ से एक यहाँ से। इक्वेशन ठीक है। ऑफ टेंजेंट लिख दोगे भाई? यस सर। किसका था ये Yes. डाउट? Raghav. वास्तविक का या राघव का? Raghav. राघव क्लियर हो गया भाई? Yes. सर चलो सर भैया, बस ये बताना एक बार, ये अल्फा कैसे आया बीटा 0 आने के बाद? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी हुई थी ना, बीटा को 0 डाल दिया। अच्छा ठीक है सर। यहाँ से ग्राफ से देखी थी कि पाई बाय 2 और -3 पाई बाय 2 पे साइन अल्फा प्लस बीटा 1 होता है। ठीक है और सर। कोई डाउट किसी को भाई? 51 तक और कोई है? नहीं है तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बढ़िया। 48 किसका डाउट है? जिसकी बात नहीं आ रही। 48 आदित्य का डाउट है। So that the function this, ठीक है क्या? So that the function this is always increasing in the interval this, सही है, कर देता हूँ यार। fx हमें दिया हुआ है tan इनवर्स sin x प्लस cos x है, सही है, और उसने कहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है 0 से लेके पाई बाय 4 तक। इंक्रीजिंग बताना है 0 से लेके पाई बाय 4 तक। इतना ही क्वेश्चन है भाई।
यस तो बता देते हैं इसमें दिक्कत क्या है। डेरिवेटिव ले दूं एफ डैश एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किस किस को याद है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बिल्कुल नहीं सही, ऐसे 1/1 प्लस ये साइन लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर, लेकिन इनटू ये एक्स की जगह कुछ होता है तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, जो कि क्या होता है cos x माइनस sin x। सही कह रहा हूँ भाई? ठीक है तो ये बन गया मेरे पास cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सही है भाई? इतना बन गया भाई? ठीक है सर ये देखो जरा, ये किसका ग्राफ है? sin x का। और ये किसका ग्राफ है? cos Cos x का। उसने इंटरवल दिया है 0 से लेके π/4 तक। 0 से π/4 तक cos या फिर sin कौन बड़ा है? cos cos बड़ा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव डिनोमिनेटर तो दिख ही रहा है पॉजिटिव, क्योंकि Positive. परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हो गई? ग्रेटर देन 0। यस और नो? ठीक तो है अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग होता था, बताओ यस और नो? बस यही दिखाना था मेरे ख्याल से तो यही पूछा है उसने यार, बाकी मुझे नहीं पता। ऐसे ही दिखा देंगे सर एनसीईआरटी में भी ग्राफ से शो करके। हाँ ग्राफ बना सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला याद है? ये बन जाएगा sin ऑफ x प्लस π/4, उससे भी दिखा सकते हो। याद आया? ना यही सही है सर, वो तो बहुत बड़ा हो जाता है बकवास सा। कहाँ ये ऐसे लिखा जाएगा बस? ये √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है इसमें। हाँ ये ऐसे बन जाएगा ना, ये अगले स्टेप में यस ऐसा। सर। तो फिर तुम कहोगे x 0 से π/4 है, x माइनस π/4 कहाँ से कहाँ तक होगा, ऐसे करके। क्या बनेगा ये? सही बनाया ना मैंने? √2 sin है, π/4 माइनस x बनेगा यार। हाँ भाई दोनों में से या ये कर लो या ग्राफ भी बना दोगे, कोई मना नहीं कर रहा। थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर देना ग्राफ को कि कैसे तुमने लिखा है बस। वैसे भी एमसीक्यूज ही आने हैं बोर्ड में भी अब तो। हाँ चलो आगे चले भाई। और कोई क्वेश्चन सर किसी का? एमसीक्यू भी किसी टाइप से प्रैक्टिस कराओगे? क्या चीज? जैसे बोर्ड में अब एमसीक्यू आने हैं, तो वो भी प्रैक्टिस किसी टाइप से? एमसीक्यू की तुझे क्या लग रहा है, अभी तक प्रैक्टिस नहीं चल रही थी हमारी? नहीं, अब तो जैसे आप बड़े क्वेश्चन आने जैसे 5-6 नंबर के वो करा रहे होगे, एमसीक्यू के तो लिए अलग आएंगे ना। अबे एमसीक्यू कर नहीं रहे प्रैक्टिस, हम पिछले चैप्टर्स की नहीं करी अभी तक तूने? तो उठा गए अभी अभी नए नए आए हो भैया दुनिया में। हेलो नमन, यस सर। एमसीक्यू नहीं करे तूने? कॉन्टिन्यूटी के, डिफरेंशियबिलिटी के, हाँ, डिफरेंस किए हैं। किया है ना? शुक्र है। ये कैसा सवाल था, मतलब हमें समझ ही नहीं आया ये सवाल, डाउट है मेरा। नहीं, जैसे हर एक टीचर ना अलग करा रहा है, जैसे जो पहले कराता था उससे तुम आप भी कुछ वो कराते हो पहले क्या? पहले कभी कराते ही नहीं थे ना, उनके लिए नई चीज है, हमारे लिए थोड़ी नई चीज है। क्या कहता है? तो जब ये भी बोर्ड का सही है। पैटर्न नहीं भी आया था, उससे पहले से भी तो हम एमसीक्यू ही करा रहे हैं। हाँ ये सही है सर। फिर चल आगे आ जाओ। और कोई क्वेश्चन है भाई 51 तक? सबके सारे डाउट क्लियर? आगे चले हम लोग अब। यस सर। चलो, ये किसी की आवाज नहीं आ रही थी, उसने कोई क्वेश्चन सा पूछा था पहले। 35 जब आवाज ही नहीं आती कैसे बताऊंगा? अरे बताओ इजी है क्या ज्यादा तभी नहीं बता रहे क्या? अबे क्लास में करा है कल परसों यार, क्या बात कर रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। मैंने तो देख के ही वो हटा दिया है क्वेश्चन अबे को। हेलीकॉप्टर उड़ रहा था क्लास में, याद कर। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और गोली मारनी थी सबसे पास से वाले पॉइंट से, मैंने याद तो आया? पहले सारे 20 हाँ, क्वेश्चन आप घूमने जा रहे थे, आप बता बता रहे दिया। थे हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, मगर सर जाम लग जाएगा हाँ, जब वही कराया था। Q8 वही आया था तो उसका क्वेश्चन आंसर है, शायद। वही पैराबोला गिवन है, वही तो क्वेश्चन है। फिर आप अब वो तू देख के डर ड्राइवर गया को होगा। गोली मार रहा था कोई। अब फिर से बता रहा हूँ, देखो जैसे डिस्टेंस जब भी निकालते हैं रूट में दिखाई देता है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर लिया करो, थोड़ा आसान हो जाता है। हमने क्लास में स्क्वायरिंग करके करा था, डी की जगह डी स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करा था। ठीक है इसीलिए ये डाउट नहीं बताया, क्योंकि क्लास का डिट्टो क्वेश्चन है। बाकी सर उसमें आवाज जो लास्ट का वो दे रखा था ना मतलब वो जो c ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट दे रखी थी उसमें जो आपने करवाया था उसमें कहाँ दे रखी थी ऐसी? तो तू जब सॉल्व करेगा तो जो भी तेरी 2c की वैल्यू आ रही थी,
आ रही होंगी, मतलब ठीक है एक तो एक गिवन डोमेन में होगी, एक नहीं होगी, एक को रिजेक्ट कर लियो, एक को एक्सेप्ट कर लियो। ठीक। चलो भाई, तो कल तुम अब मिसलेनियस करोगे, यही डील थी। मिसलेनियस अपने आप कहाँ होगी सर, मुश्किल होती है। सब हो जाएगा जब करोगे, तो अपने आप ही होना चाहिए, है ना। तूने तो कुछ नहीं करना, अपने आप ही हो जाए जो होना है। अरे कैसी बात करते हो। सॉल्व करना, जो नहीं होंगे वो मैं कराऊंगा ही। फिर नया टॉपिक, नया चैप्टर। नया चैप्टर क्यों, इसी में वो बाकी के जो कंसेप्ट पढ़ने हैं वो पढ़ा रहा हूँ, शुरू करने लगे कहानी। चलो भाई, अब मुझे ये बताओ, पहले कुछ कुछ पॉइंट्स जो आते रहेंगे वो लिखवाता रहूंगा। हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ लिया है ना। यस सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये हम पढ़ चुके हैं, सही कह रहा हूँ, यस और नो। dy by dx एट एनी पॉइंट x1 y1 क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। माइनस dx by dy एट एनी पॉइंट x1 y1 क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल देता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा -1 होता है, सही कह रहा हूँ। अब कुछ टर्म्स बोलूंगा जो कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर लेता है, जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे if a line makes equal intercept on both the axis, ये लाइन दे दी उसने, इसका क्या मतलब है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली। वो कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। मतलब दोनों लाइन पे एक ही पॉइंट पे काट रहा है, जैसे 4 उसे y पे और 4 मतलब ही इक्वल पॉइंट्स पे वो कर रहे हैं क्या काट के। इंफॉर्मेशन कैसे, मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द कर्व दिस, जो भी कर्व गिवन होगा, व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद बोथ द एक्सिस। तो मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा, ये पूछा। इस लाइन से क्या इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होगी हमारे पास? ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है सर इससे तो कि दोनों एक्सिस पे एक ही जैसे पॉइंट से। यार एक सेकंड रुकना, बारिश हो रही है बाहर, कोई देख के बताना अगर आसपास है, या मुझे 1 यस मिनट सर, हो रही है। हो रही है। बहुत तेज हो रही है। तो मैं ऑनलाइन का मैसेज डाल दूं ना, 11th में यार उन बच्चों का मैसेज आ रहा है, मैंने कल ऑफलाइन का डाल दिया था उन्हें। चलो चलो, हाँ तुम बताओ, मैं डाल दूंगा अपने। हाँ बताओ भाई, क्या है इंटरसेप्ट का मतलब, क्या होता है एक्सिस पे इंटरसेप्ट? सर ये जैसे जो लाइन की इक्वेशन होती है, तो उसमें जो आगे कांस्टेंट होता है ए बी, वो इक्वल हो जाते होंगे। अरे एक 11 में था तो सही है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू b हो जाता है। सर इक्वल इंटरसेप्ट नहीं समझ आया, एक बार बता दो। हाँ भाई, बोल दिया मैं तो मैसेज ऑनलाइन का ही। जैसे जो एक लाइन इक्वेशन होती देखो है मैं x बता अपॉन रहा a हूँ, प्लस y मैं बता अपॉन रहा हूँ, b मैं बता रहा इक्वल हूँ, टू 1। इसकी इन्फॉर्मेशन होती है स्लोप इज -1। यहाँ से क्या इंटरप्रेट होता है, स्लोप इज -1। अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये सुन लेना।
ये एक्सिस है हमारे पास, ये 11th का पार्ट है, ध्यान से सुनना, काम आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। एक लाइन ऐसे जाएगी, तो ये जो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। देखना, अब दूसरी लाइन भी लिखूंगा थोड़ी देर में। ये डिस्टेंस को नहीं बोलते, इसके कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। मान लो ये पॉइंट है 2,0 और ये पॉइंट है 0,5, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा 2, एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा 2, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा 5। सही है। अगर वही लाइन कुछ ऐसे है, ये पॉइंट है -3,0, ये पॉइंट है 0,4 मान लो, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट -3, इसका 4। 4 बात समझे या नहीं? तो इंटरसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है लाइन के रिस्पेक्ट, समझ गए? ऐसे ही अगर लाइन इधर है, ये पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है -3, एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा -2, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा -3, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब उसने कहा है लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस पे इक्वल बराबर इंटरसेप्ट होने चाहिए। ये कहा उसने, दोनों एक्सिस पे बराबर इंटरसेप्ट होने चाहिए। वो कब हो सकता है? या तो दोनों ही नेगेटिव हो जाए या दोनों ही पॉजिटिव हो जाए। क्या कहते हो? मान लो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तभी तो बराबर हुए। या फिर ये -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, तभी तो बराबर हुए। क्या सर एक बार कभी इस केस में, क्या कभी इस केस में, देखो इस केस में क्या आना है, एक पॉजिटिव आना है, एक नेगेटिव आना है, मानते हो? ठीक है। तो बराबर तो आ ही नहीं सकते ना इस केस में। बराबर कब आ सकते हैं? जब दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। जैसे इसमें एक्स इंटरसेप्ट 3, वाई इंटरसेप्ट 3, एक्स इंटरसेप्ट -2, वाई इंटरसेप्ट -2। और अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल बताओगे 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये लेंथ 3 है, ये लेंथ भी 3 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये 45 इसका मतलब ये वाला एंगल 135 होगा। तो tan ऑफ 135 स्लोप कितनी आ जाएगी -1। तो इससे मुझे इक्वल इंटरसेप्ट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या मिलती है कि स्लोप इज -1। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो पूछो। सर हाँ, लाइट चली गई थी, एक बार दोबारा बताओगे? लाइन बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी, है ना? एक्स एक्सिस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसको एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट उसको वाई इंटरसेप्ट। जैसे ये है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया -3, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया 4। इसमें एक्स इंटरसेप्ट -2, वाई इंटरसेप्ट -3, इसमें एक्स इंटरसेप्ट 2, वाई 5। जो एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसी को एक्स इंटरसेप्ट कह रहे हैं, जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रही है उसको वाई इंटरसेप्ट कह रहे हैं। अब इस वाले केस में तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बराबर तो हो नहीं सकते। बराबर कब हो सकते हैं? जब दोनों पॉजिटिव हो और इक्वल हो। जब दोनों नेगेटिव हो और इक्वल हो, दोनों पैरेलल लाइंस है, स्लोप सेम हो। तो किसी एक की स्लोप निकाली, इसकी स्लोप आई -1, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर उसने कहा लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, इसका मतलब है स्लोप -1 होगी। समझ गए इतनी बात? आप क्या करना होगा, dy/dx को -1 रख देना होगा उस पॉइंट पे। कोई डाउट है इसमें भाई? यूज करता है ये वाली लाइन। 1 मिनट सर, नोट करना था। अरे वो भेजूंगा ना उससे कर लो। अब दूसरी जो पॉइंट वो बोलता है, दूसरा जो पॉइंट कॉम्पिटिटिव में यूज करता है, एक तो हो गया इक्वल इंटरसेप्ट का, दूसरा कहता है लाइन इज equally inclined to both the axes. Line is equally inclined to both the axes. Line is equally inclined to both the axes. क्या करेंगे? वही तो बात है। यही तो फर्क है दोनों में। लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस इंप्लाई करता है कि स्लोप इज +-1। देखो जरा, इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही हो। अब अगर ये वाली लाइन है
तो ये इधर भी और इधर भी दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है ना, लेकिन इसका इंटरसेप्ट एक का मान लो 5 है, दूसरे का -5, इंटरसेप्ट बराबर नहीं है, लेकिन इक्वली इंक्लाइंड ये है दोनों के साथ। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है 1, ये एंगल 45 डिग्री है। बात समझे या नहीं? तो अगर वो कहता है लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, तो उसमें दोनों केस आ जाते हैं, ये वाला भी, इसकी स्लोप कितनी है -1, इसकी स्लोप कितनी है 1, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, उसका इंटरसेप्ट से कोई लेना देना नहीं। फिर से सुन लो क्या कह रहा हूं, अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो स्लोप +-1, इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो स्लोप -1। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर उसने कहा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इससे क्या इंटरप्रेट करते हो? बोलो, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप 0। बिल्कुल सही, स्लोप 0। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, M1 is equal to M2। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस क्या करते हो? नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या? नेगेटिव सही। रेसिप्रोकल। स्लोप इज नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बोलो स्लोप। 0। अरे ये तो लिखा हुआ है हमने कॉपी में, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ये तो दोनों सेम ही है, एक लिखने के बाद दूसरा नहीं बता पा रहे। लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर ही आएगी। ये सुनो, यस सर। सही बात। पहला और चौथा केस सेम है, दूसरा तीसरा सेम है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन मैं टेंजेंट बना पा रहा हूं? ये सुनो, बोलो। हाँ सर, एक केस है। कौन सा? गुड मॉर्निंग क्लास। जो वो आपने कौन सा? जब सर वो मोड एक्स नहीं होता, जब 0 पे शार्प एज बनता है, फिर लाइन पे ही टेंजेंट बनती है। क्या मतलब थोड़ा सा और अच्छा नहीं, मॉड एक्स तो टेंजेंट बना ही नहीं सकते। और कोई कुछ कहना चाहेगा भाई? इससे गूगल असिस्टेंट की आवाज आ गई थी और है? नहीं, वो उसकी मीटिंग चल रही थी स्कूल। मीटिंग अरे चल रही होता है क्लास की। हाँ हाँ मुझे पता है, तू छोड़ अच्छे से दे। सुन ले, इसने सुना दो सर एक बार। Yesterday we discussed about मजाक कर अरे रहा हूँ भाई। चलो 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 बोलो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे और मैं टेंजेंट बना पा रहा हूँ? मोड एक्स नहीं सर, जैसे वो शार्प एज बनता है, या जैसे वो यू पढ़ लो, शेप बनता है पैराबोला, उस पे। पढ़ लो, याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? यस सर। फिर अब क्या है? अब क्या? यस सर, मैंने इतनी बारी पूछा, बताया नहीं किसी ने। एक वर्टिकल टेंजेंट का केस ही ऐसा केस होता था जिसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता था और मैं टेंजेंट बना पाता था। कम से कम 10-20 बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इसको याद रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। याद आ रहा है? यस सर। फिर अगला पॉइंट सुनो, इवन फंक्शन क्या होता था? इवन फंक्शन क्या होता था, याद है? इवन फंक्शन क्या होता था? याद है किसी को? इवन फंक्शन नहीं याद किसी को भाई? ध्यान नहीं आ रहा सर। जो इवन होता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो उसमें वो fx इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस एक्स था।
अबे यार 2 का मल्टीपल होता है। चलो, क्या होता था इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता था एफ ऑफ एक्स, यही कहते थे। यस सर। इवन फंक्शन के ग्राफ के बारे में क्या जानते हैं हम? सिमेट्रिक Even होता है सर वो दोनों साइड, किसके अबाउट सिमेट्रिक? ओरिजिन के। सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट। वो ओरिजिन के सिमेट्रिक तो ओड फंक्शन होता है शायद। धन्यवाद। ऐसा फंक्शन होता है जैसे देखो cos x का ग्राफ बनाया, हम क्या कहते हैं, इवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अगर, तो उस पे जब भी तुम टेंजेंट बनाओगे x इक्वल्स टू 0 पे, टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0, उसकी स्लोप 0 होगी, या फिर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा। दिखाओ, देखो दिखाई दे रहा है। इवन फंक्शन पे, इवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे जब भी x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट बनाओगे तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। दिखाई दे रहा है तुम्हें, यस और नो? यस सर। ये सारे पॉइंट्स हैं जो टेंजेंट नॉर्मल में अलग से पता होने चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट नहीं पता चले होंगे तुम्हें, उम्मीद है ऐसी। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। देखना जरा क्या कह रहा हूं मैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये कर्व है हमारे पास कोई, ठीक, ये पॉइंट P है, इस पे एक टेंजेंट बनाया, कुछ ऐसा होगा टेंजेंट, नॉर्मल कुछ ऐसे दिखाई देती होगी, दोनों परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये T पॉइंट, नॉर्मल जिस पॉइंट पे कट करेगी N पॉइंट, सही है। तो ये जो PT है, ये पॉइंट मान लेता हूँ x, y था, ये जो PT लेंथ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जहां पे टेंजेंट x एक्सिस को कट करता है, ये जो PT है इसको क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT। PN को क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल, समझ आया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके उस पॉइंट तक जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये PT जो लेंथ आई ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस वाले पॉइंट तक जहां नॉर्मल कट करेगी, ये PN आया लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या है ये भी देखना ध्यान से। मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब ये जो PT, ये जो TM लेंथ आई है, TM ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ऐसे ही PN क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। देखो जरा क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है सर। सर आपने दोनों में PN लिख दिया, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल।
सर एक सेकंड रुको बच्चों, एक सेकंड। हाँ बोलो, अब क्या कह रहे थे? आदित्य कुछ कह रहा था। हाँ सर, मैं कहते जो आपने पीएन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल लिख दिया, तो एमएन नहीं होनी चाहिए। एमएन ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसी की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये लेंथ ऑफ नॉर्मल, उसी की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखो इन सबके फॉर्मुलेस बता रहा हूँ कैसे कहते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ पीटी। पीटी क्या थी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर का रूट का मॉड। मॉड तो इसलिए लगाया ताकि पॉजिटिव रहे क्वांटिटी। अगला है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल हम किससे? pn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो pn क्या होगा मेरे पास? y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। y पे मॉड लगा दिया। रूट का तो वैसे भी पॉजिटिव ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चीज है। मैंने अलग अलग इसीलिए दिखाया ताकि उधर भी मॉड लगा सकते हैं, इधर भी, ये पॉइंट क्लियर हो जाए तुम्हें। अगला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट tm। इसका फॉर्मूला होता है y dx बाय dy का मॉड। अगला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल mn। इसका फॉर्मूला होता है y dy बाय dx का मॉड। ये आएगा चारों आंसर। फॉर्मूले बता रहा हूँ, घबराओ मत। आज तक सब बताया तो ये भी बताऊंगा ना। हाँ, ये फॉर्मूले हैं चारों, लेकिन इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहे बाय चांस तो देखना जरा ध्यान से। अब ये एंगल थीटा है, क्या tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी? बताओ। होगी सर। जो कि dy बाई dx के बराबर होगी। ठीक है। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ऐसे करके खेलते खेलते पहुंच जाते होगे, ठीक है। है ना? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये y डिस्टेंस है या नहीं? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y x, y है, तो ये y होगा। अब तुम्हें अगर y पता है और तुम्हें pt निकालना है, क्या तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो इस वाले ट्रायंगल में? देखना जरा, pt बाय साइन लगा लो सर। साइन लगा लेता हूं तो उल्टा कर लो, pm बाय pt इज साइन थीटा।
ऐसा बनेगा ना? बताओ। यस सर। तो यहाँ से पीटी किसके बराबर आ जाएगा? पीएम बाय साइन थीटा मतलब कॉसिकेंट थीटा, ऐसा ही। और पीएम क्या था? वाई, तो वाई इंटू कॉसिकेंट थीटा आ जाएगा, जो कि थीटा तुम्हें पता होगा। कैसे पता होगा? dy बाई डी एक्स से। कर्व की इक्वेशन तो गिवन होगी, तो dy बाई डी एक्स पता है मतलब tan थीटा पता है, tan थीटा पता है तो तुम कॉसिकेंट थीटा निकाल के यहाँ डाल दो, पीटी मिल गया। यस और नो? यस सर। अब इसी ट्राइंगल से तुम्हें टीएम चाहिए, टीएम, तो तुम क्या करोगे? पीएम बाय टीएम परपेंडिकुलर, देखो पीएम परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा के। तुम्हें चाहिए क्या? टीएम। टीएम किसके बराबर आ रहा है? पीएम इंटू या पीएम बाय tan थीटा, यही आ रहा है। पीएम क्या था? वाई, वाई बाय tan थीटा। देखो जरा, tan थीटा dy बाय dx होता है, ये मिल गया टीएम। tan थीटा dy बाय dx होता है, तो dx ऊपर ये बन जाएगा। बनेगा या नहीं? हमने क्या करा? पीएम बाय टीएम परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा के। तो पीएम अपॉन टीएम एस, तो पीएम की वैल्यू तो y है ही, डाल दी। टीएम की वैल्यू है y बाय tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? dy बाय dx, तो वो बना y बाय dy बाय dx। तो ये dx ऊपर आ जाएगा पलट के, देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये सारे तुम ऐसे इस ट्रायंगल को ले लेना एक बार, ये एंगल थीटा पता है, ऐसे करके। तो ये फॉर्मूले याद रखो तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनकी डेरिवेशन कहाँ से आ रही है इसको याद रख लो। ट्रायंगल पे सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे रिकमेंडेड होता है कि याद रखो, उसमें टाइम बचता है, ये ट्रिग्नोमेट्री लगानी नहीं पड़ती, टाइम बच जाता है। लेकिन नहीं याद रहे तो कहाँ से आएंगे? समझ आ गया? कोई डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट हो तो। नहीं सर। पक्का है? यस सर। सर उसकी भी डेट आ गई केवीपीवाई की ना। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। कब किया? 7 नवंबर। ठीक है। अच्छा, बैक टू ट्रैक आ गई है चीजें, मतलब है नवंबर फर्स्ट वीक में ही होता था पहले भी, इस बार 31 जनवरी को वो हो गया था कोविड की वजह से। हाँ भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, समझ आ गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स गिवन होंगे, उनके बीच का एंगल निकालना होगा। एक कर्व ऐसा है मान लो, एक कर्व ऐसा है, इनके बीच का एंगल निकालना होगा। कर्व्स के बीच का एंगल हमेशा कैसे डिफाइन होता है? एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स is defined as the angle between the tangents at the point of contact. Angle between two curves is defined as the angle between the tangents at the point of contact. इसका मतलब वो क्या कह रहा है? इस पॉइंट पे इस पे एक टेंजेंट बना लो और इस पे भी एक टेंजेंट बना लो, इन दोनों टेंजेंट्स का बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन द कर्व्स। क्योंकि कर्व सिमेट्रिक फिगर नहीं होती, तो हम दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी लेते हैं? हम टेंजेंट। जब भी तुमसे एंगल बिटवीन टू कर्व्स पूछा हो तो तुम क्या करोगे? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट लिखोगे, टेंजेंट की स्लोप से एंगल निकाल दोगे। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना आता है तुम्हें? एंगल होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है एंगल, फिर से 11th का, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है। दो लाइंस गिवन हो, स्लोप तो बता ही सकते हो। और अगर अब यहां से देखो,
अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब डिनोमिनेटर 0। जीरो। देखो 1 प्लस One is m1 equal to m2 M2. इक्वल्स टू 0, तो m1 m2 किसके बराबर आ गया? -1। पढ़ा था हमने, ये याद करो। यस सर। तो ये यहीं से आता है। ऐसे ही अगर हमारे पास थीटा हो गया 0 डिग्री, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 0। टेन थीटा 0 मतलब न्यूमरेटर 0, न्यूमरेटर M1 is 0, equal to M2. m1 इक्वल्स टू m2। यही होता था पैरेलल लाइंस। इसको हम बोलते थे पैरेलल sir. लाइंस, और इसको उसको हम बोलते थे perpendicular line. परपेंडिकुलर। वो यहीं से आता था। तो जब भी हमें एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालना होगा, मैं क्या करूंगा? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों को स्लोप। अब ये m1 और m2 कैसे आएंगे जो कर्व गिवन होंगे? m1 m2 और है क्या? उनके स्लोप ऑफ पॉइंट टेंजेंट। से स्लोप निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक ही पॉइंट से y2 कौन होगा और y1 कौन होगा? हर एक लाइन के तो 2 पॉइंट होंगे ना। Differentiate करके आ सकते हाँ, डिफरेंशिएट करके आएगा ना। तुझे तो कर्व गिवन होंगे, इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है। ज्यादा से ज्यादा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाएगा, वो भी कभी कभी। तो 2 पॉइंट तो है ही नहीं। हम क्या करेंगे? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा तो ये टेंजेंट मिल गया, दूसरे का डेरिवेटिव लिखूंगा ये टेंजेंट मिल गया। एक टेंजेंट की स्लोप को m1, दूसरे की स्लोप को m2। स्लोप मिलेंगे कैसे? dy by dx के। dy by dx क्या देता था एट एनी पॉइंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता था या नहीं? वही वही m1 m2, एक कर्व के लिए m1, दूसरे के लिए m2। समझे या नहीं? यस सर। अब इसमें कभी कभार ऐसा होगा कि तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि जो दो कर्व जो गिवन है मान लो खतरनाक से है, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही ना पाए। नहीं निकाल पाएंगे तो उसको अल्फा बीटा लेके चल देंगे और अल्फा बीटा के टर्म्स में ही सॉल्व कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। निकाल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाए तो अल्फा बीटा के टर्म्स में लेके चलेंगे और अल्फा बीटा की टर्म्स में ही सॉल्व कर देंगे। बात समझ आई? Yes sir. तो तुम्हें करना क्या है? इस पॉइंट पे एक कर्व को डिफरेंशिएट करना है, वहां से m1 मिलेगा, दूसरे को ठीक है। करना है वहां से m2 मिलेगा, इस फॉर्मूले में पटक देना है। समझ गए? अगर वो पॉइंट निकाल पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे तो अल्फा बीटा लेके चल दो, आंसर आ जाएगा। कोशिश यही करनी है निकाल पाओ हमेशा। समझ गए? ठीक है। और अगर नहीं, मान लो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, तो अल्फा बीटा लेके चल दो, वो अल्फा बीटा अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। उसमें ज्यादातर 90 डिग्री आंसर आ जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इस तरह से। समझ गए बात को? Yes sir. कोई डाउट समस्या? No sir. ऑल गुड? और भी कराओगे सर आज? क्वेश्चन लिखो। देखो दो कर्व्स गिवन है हमें, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा कर्व है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो कर्व गिवन है, तुम्हें एंगल बिटवीन देम बताना है। एंगल बिटवीन देम जल्दी से करो।
हो गया सर। सर इसमें भी वैसे करेंगे ना, दोनों को डिफरेंशिएट करके स्लोप वो वैल्यू डाल देंगे। देखो जरा तुम्हारे सामने नाइन्टी डिग्री आंसर है। अब देखो पहले ये बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो या नहीं? सर मैंने तो ऐसे किया, दोनों को डिफरेंशिएट करके m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं? शायद नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते पहली चीज, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके चल देता हूँ। इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, क्या आएगा 3x² माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू y² प्लस 2xy dy/dx। सही कह रहा हूँ? ठीक है बिल्कुल, इज इक्वल टू 0। इक्वल्स टू 0, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे पॉइंट किया। एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, जो भी एक्स वाई में होगा अल्फा कॉमा बीटा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सही कह रहा हूँ? क्या बिल्कुल आता है सही। यहाँ से, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। सिंप्लीफाई करके देख लेना। ये देखो 3 इधर जाएगा, सर माइनस भी आएगा ऊपर ब्रैकेट के बाहर, क्या चीज? माइनस ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर को माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। यार मेरे को बुक में ये दिख रहा है, बाकी तुम सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? ठीक है। तो कहेगा तो माइनस लगा दूंगा इसमें। ऐसे ही जो दूसरा कर्व गिवन है हमें, उसमें डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, 3 बाहर रहेगा, 2xy, तो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x² इंटू dy/dx माइनस 3y² dy/dx इक्वल्स टू 0। इसमें भी dy/dx निकाल लूंगा एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, जो कि मुझे जो दिखाई दे रहा है ये दिया हुआ है -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तुम सिंप्लीफाई करके देख लेना, ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, और ठीक है, ये m1 आएगा। इंटू m2 कितना आ गया, -1। देखो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को, -1, तो इसका मतलब क्या कह दूंगा, परपेंडिकुलर लाइंस। इसका मतलब एंगल बिटवीन कर्व्स कितना हो गया, 90 डिग्री। समझे या नहीं? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही नहीं पड़ा। सर ये अल्फा और बीटा लेना जरूरी है? मैंने सीधा ही मतलब ये पे अल्फा बीटा नहीं लिया, एक्स और वाई की टर्म्स में सॉल्व कर एक्स लिया। वाई में भी दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। हाँ सेम ही आ रहा है सर। एक्स वाई में थोड़ी सी गड़बड़ पता है कब होती है, जब हमें आगे इक्वेशन में लिखनी हो, क्योंकि इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना? Yes, तो sir. उसमें x और y ऑलरेडी पहले ही होते हैं, और हम m भी x y की टर्म में रख रहे हैं, तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन होती है। इसमें रख सकते हो, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। Yes, इसलिए sir. जनरली अल्फा बीटा या x1 y1 में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो तब है अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्व ना कर पाता। अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ ऑब्जर्व हो रहा है इसमें। अगर मैं x को डाल देता हूँ मान लो 1, ठीक है सर, और ठीक है। y को डाल देता हूँ -1, देखना आपकी कुछ बात बन मेरे रहा। को नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे अभी। मैं तो बोल रहा हूँ, x को 1 और y को -1 डालता हूँ, x को 1 y को -1 डालता हूँ। चलो छोड़ो, खैर अगर नहीं ऑब्जर्व हो रहा तो ऐसे कर सकते हो, ऑब्जर्व हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 डालो दोनों को, बन रहा है। x y दोनों को 1 1 डाल के देखना। 1 -3 + 2 0, 1 3 माइनस हाँ देखो 1 1 आ रहा है,
यस सर। अगर ऑब्जर्व कर लो तो 1,1 हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे स्लोप लिख दो दोनों की, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे तो अल्फा बीटा में चल दोगे तब भी सेम आंसर आ जाएगा। सही है, पर कोशिश ये करनी है पहले ऑब्जर्व। समझ गए इतनी बात? यस चलो यहीं रुकता हूँ, फिर समझ मिलते हैं। गए। सर। हाँ एक अबे कहाँ है बोल, तुम्हें आ रही है इसकी आवाज क्या? नहीं, मेरे को लगा खाली मेरे को ही नहीं आ रही। नो सर।